नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ये जो सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम के सिचुएशन में हम लोग ट्रिक्स लगाकर टाइम सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले CGL 2020 के PT के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग SSC CGL 2019 के PT का 7 मार्च 2020 का जो 7 मार्च 2020 को एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इन ए स्ट्रीम running at 3 km per hour, a motorboat goes 12 km upstream and back to starting point in 60 minutes. Find the speed of the motorboat in still water. ठीक है, मतलब कह रहा है ये कि एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत जाकर 60 मिनट में वापस आ सकता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल बताइए, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन भी देखने में आप लोग को रूट 17, रूट 15 टाइप का दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि पक्के तौर पे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट साइट में ही देखने से लग जाए कि वो थोड़ा सा फंसने वाला है, तो उसको एकदम स्किप करने में किसी हालत में हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वो पहला ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर ईगो लगाएंगे हम लोग कि नहीं बना के रहेंगे, तो पीछे के 5, 7, 8 क्वेश्चन को ख़राब कर देगा। तो बाद में जब समय बचेगा तब ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं इसमें अभी इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए, ये कह रहा है कि इन स्ट्रीम रनिंग 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस आता है। इसका मतलब 12 किलोमीटर वो धारा के उल्टा जाता है, तो फिर 12 किलोमीटर धारा के साथ लौटता भी होगा। ठीक है, अगर धारा के उल्टा जाता है धारा के साथ लौटेगा भी, मतलब 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर आया। जब धारा के उल्टा गया, तो हम लोग जानते हैं कि जब धारा के उल्टा तैरते हैं तो उल्टा जाने में क्या होता है, स्पीड घटेगा। जब धारा के उल्टा जाएंगे तो स्पीड घटेगा। इसमें देखो, मोटर बोट का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में, तो इसको मान लो कि x रहा होगा, तो x माइनस 3, और जब धारा के साथ आएगा तो x प्लस 3, ये स्पीड रहा होगा। ये धारा के उल्टा जाने में और ये धारा के साथ जाने में स्पीड रहा होगा। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर गया x माइनस 3 के स्पीड से। ठीक है, फिर 12 किलोमीटर आया x प्लस 3 के स्पीड से, और कुल लग रहा है 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। इसी को सॉल्व कर रहा है, तो ये देखने में ही नज़र आ रहा है कि नीचे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना ही होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम देखिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। ठीक है, मतलब 12 इंटू क्या, x प्लस 3, फिर प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 3, इतना बराबर क्या हो रहा है, 1। अच्छा, ये 12 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब 12x और 12 दिया 36। ठीक है, उसी तरीके से 12x माइनस 12 दिया 36 वाले टर्म में, तो इसका मतलब ऊपर 12x और 12x मिलके 24x बन रहा है, और प्लस 36 और माइनस 36, और यहाँ से माइनस 36, ये ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना है जब, तो माइनस ऑफ माइनस 24 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9, ठीक है, बाई 2 इंटू 1, मतलब कि कितना 24 प्लस माइनस, यहाँ से देखो 24 का स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट के अंदर में 24 का स्क्वायर अगर पता हो तो 576 होता है, और प्लस 36, ठीक है, प्लस 36 बटा में 2, मतलब 24 प्लस माइनस 576 और 36 कितना होगा, 6 6 12 और 7 3 10 1 11, 612 आ रहा है यहाँ से। अगर एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ 36 है और इस 24 के स्क्वायर में 6 अगर निकाला जाए, 24 में से एक 6 निकाला जाए तो 6 गुना 4 24 होता है। तो 24 गुना 24 है तो 2 6 निकलेगा अगर, तो 4 चौका 16 बचेगा और एक इसमें से, मतलब रूट अंडर 36, मतलब 6 रूट 17 बाई 2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर दोनों में से 24 में से और इस 6 में से 6 कॉमन ले लिया जाए तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 17 बाई 2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, मतलब 3 इंटू 4 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 17, ये आंसर होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं अगर इस चीज़ को इमेजिन कर सकें कि 24 जो है वो 6 गुना 4 है, तो 2 ठो 24 है, 2 24 है, उसमें 2 6 हम लोग अगर बाहर निकालें तो दोनों का 4 गुना 4 यहाँ पे बचा रह जाएगा इसमें, और एक 36, मतलब 36 इसमें से कॉमन लिया, 36 इसमें से, तो यहाँ 16 और यहाँ 1, मतलब यहाँ 16 यहाँ 1, मतलब 17 अंदर बचेगा, ठीक है। और नहीं तो 612 आ रहा है, इसमें से 36 निकाल लो तो 17 बचेगा, 1 6 बाहर आ जाएगा रूट के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। इसका ऑप्शन आपका कौन सा लड़ा, 3 इंटू 4 प्लस रूट 17, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बाद में करने के लिए छोड़ देना चाहिए, अगर समय बचे तो ट्राई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना और इतना, ठीक है। इसका प्रोडक्ट निकालना है, गुणन निकालना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पहला वाला बहुत कैलकुलेटिव था, तो दूसरा वाला इतना आसान है कि आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक सभी को पता होगा कि क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसका फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सेम इसी एक्सप्रेशन के जैसा दिख रहा है, बस फ़र्क ये है कि c के जगह पे क्या है 2c, a प्लस बी प्लस 2c, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से यहाँ इस टर्म में c है तो यहाँ c के जगह 2c आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2bc, यहाँ माइनस bc है, यहाँ माइनस सी के जगह माइनस 2ca नज़र आ रहा है। मतलब कि सिंपल सा ये बात है कि c के जगह हम लोग को 2c फिट करना है, तो आंसर जो आएगा वो इसी एक्सप्रेशन में c के जगह 2c रखने पर आएगा। मतलब अगर c को
2c रखें तो 2c का क्यूब क्या 8c क्यूब नज़र आना चाहिए। 8c क्यूब इसमें, इसमें और इसमें, 3 ऑप्शन में है। ठीक है। दूसरा, यहाँ 3abc में c के जगह अगर 2c रख दें, c के जगह 2c अगर रख दें तो 3 दूना 6abc नज़र आएगा, वो भी माइनस में। तो 6abc बस ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही ऑप्शन है। अगर फॉर्मूला याद हो और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हो तो ये देखते के साथ ही आंसर लगेगा, इसमें 5 सेकंड भी नहीं लग सकता। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 टू द पावर 70 माइनस 7 टू द पावर 70 बाई 24। जब 5 का पावर 70 घटाओ 7 का पावर 70 को 24 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इफ x प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x से तो जो रिमाइंडर है वो प्लस माइनस 1 का पावर n के जैसा नज़र आएगा। ठीक है। या अगर यहाँ 1 के जगह a रहेगा तो रिमाइंडर प्लस माइनस a टू द पावर n के जैसा नज़र आएगा। ये अलग बात है कि उस रिमाइंडर में फिर फर्दर अगर डिवीज़न हो जाए तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सप्रेशन है कि इफ़ x प्लस माइनस 1 होल पावर n इज डिवाइडेड बाई x देन द रिमाइंडर इज प्लस माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर का पावर 35 माइनस 7 के स्क्वायर का पावर 35। ठीक है। इसको डिवाइड किया जा रहा है 24 से। ठीक है। ये 5 के स्क्वायर का पावर 35 क्यों हुआ, क्योंकि 70 है तो 70 को 2 इंटू 35 लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब कि ये है 25 का पावर 35 बटा में 24 घटाओ 49 का पावर 35 बटा में 24। अब देखो 25 है, ऊपर यहाँ 25 है और नीचे 24 है, तो अगर 24 को x समझें तो 25 x प्लस 1 है। तो इसका देखो इसका हम लोग कह सकते हैं कि 24x है तो 25x प्लस 1 है, मतलब इसका रिमाइंडर जो है प्लस 1 का पावर 35 ही आएगा माइनस। अब देखो 49 जो है 49 को भी हम लोग 24 प्लस 25 लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 49 को 24 प्लस 25 लिखते हैं, 49 को अगर 24 प्लस 25 लिखते हैं, 24 प्लस 25, तो रिमाइंडर कायदे से 25 का पावर 35 होना चाहिए। फिर अगर वो 25 का पावर 35 हुआ तो फिर उसको 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब 49 क्या है 24 दूना 48 प्लस 1, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या है प्लस 1 का पावर 35 और प्लस का 1 का पावर 35 1 ही आएगा, माइनस 1 का पावर फिर 35 ये भी 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 49 को क्या लिखा गया इस चीज़ को समझने का, 49 को हम लोग 24 प्लस 25 लिखे, मतलब रिमाइंडर सोचा जाए तो 25 का पावर 35 होगा और फिर उस 25 का पावर 35 चूँकि बड़ा नंबर है तो उसमें दोबारा से 24 से डिवाइड लगाने का हम लोग सोच रहे हैं। तो फिर 25 को 24 प्लस 1 करते हुए, जैसा इसको इस हिस्से में किया, 24 प्लस 1 करते हुए 1 का पावर 35 करके रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3, 5 एंड 4 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके साइड 3, 5 और 4 हों। भाई अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट पता हो तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है।
मतलब ये जरूर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है, जिसमें कि ये 3, ये 4 और ये 5 रहा होगा। तो भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, और हम लोग को पता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब 3 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग कुछ एक याद रखेंगे जो एसएससी को बहुत पसंद है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 9, 40, 41, ठीक है, और भी है 20, 21, 29, ठीक है। इन सब का दुगना तिगुना आधा करके भी पाइथागोरियस ट्रिपलेट बनता है, जिस पे कि क्वेश्चन सेम डाटा के साथ पूछा जाता रहता है हमेशा से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ए मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स at ₹30 each. On one gift he gained 18% and on the other gift he lost 18%. What is his overall gain or loss percent? ठीक है, मतलब एक व्यक्ति 2 गिफ्ट प्रत्येक 30 रुपये के हिसाब से बेचा, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 गिफ्ट प्रत्येक 30 रुपये के हिसाब से बेचा, एक पर उसे 18% लाभ हुआ और एक पर 18% हानि हुई, तो कुल व्यापार पर लाभ या हानि कितने रुपए का हो, ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर किसी को प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में दिक्कत अगर नहीं हो तब वो सीधा सीधा जनरली लोग क्या करते हैं कि ये एसपी पता है दोनों का 30-30 रुपये, 18% गेन और 18% लॉस के हिसाब से लोग सीपी क्रैमूल निकालने का कोशिश करते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है सीपी का फॉर्मूला, ठीक है। और जब एसपी निकालने जाते हैं तो एसपी क्या दिखता है, 30 इंटू 100 बटा में 100, या तो जोड़ 18 या घटाओ 18। और अगर जोड़ 18 हम लोग लें तो एक सीपी ये होगा, दूसरा सीपी क्या होगा, 30 गुना 100 बटाओ घटाओ 18। अब नीचे भाई एक जगह 118 है, एक जगह 82 है, ये सीपी कैलकुलेट करना कितना मुश्किल काम हो गया, ठीक है। और टोटल सीपी निकाल के इस टोटल एसपी में से घटा के फिर आंसर निकालना गेन या लॉस, ये तो और भी टफ है, इसमें काफ़ी समय चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हम लोग थोड़ा सा लगाएंगे जुगाड़, ठीक है। इसमें हम लोग करते हैं क्या कि ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑप्शन में क्या है, गेन एंड लॉस, ठीक है, गेन एंड लॉस, गेन एंड लॉस। ठीक है, तो देखो गेन एंड लॉस, देखिए हम लोग को पता है कि सीपी निकालने के लिए एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट करना है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि दोनों 30% मतलब एक ही प्राइस पे दोनों को बेचा जा रहा है, या दोनों का सीपी सेम है या दोनों का एसपी सेम है और गेन और लॉस परसेंट बराबर हो रहा है, तो एक बात याद रखिए कि हर हालत में लॉस ही होगा, ये तय है। मतलब कि गेन वाले 2 ऑप्शन ए और डी तो छट गए, बचा कौन, बी और सी, ठीक है। इसी पे विचार करना है। और कैलकुलेशन मुश्किल आ रहा था 18% के हिसाब से,
तो मान लो अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं हम लोग कि इस 18% को हम लोग 20% मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, कि 20% प्रॉफिट और 20% लॉस है, ठीक है। तब सीपी क्या होगा, एसपी है 30 इंटू 100 बाई, एक बार 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 100 प्लस 20 120, ठीक है। फिर 30 इंटू 100 बाई 100 घटाओ 20 मतलब 80, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है भाई, 30 से ये 4 बार में चला गया और 4 से 100 25 बार में। एक सीपी है कितना 25, दूसरा सीपी कितना आ रहा है, ये काट लो 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 4 बार में, मतलब 2 इधर 15, मतलब 15 पचे 75 बटा 2 37.5, ठीक है। तो 25 प्लस 37.5, ठीक है, 25 प्लस 37.5। तो क्या कहा जा सकता है इसको जोड़ के कि 0.5 और 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62.5 रुपये। और दोनों का एसपी कितना था 30 दूना 60 रुपये, दोनों का सीपी कितना आया 62.5 रुपये। मतलब लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 2.5 रुपीज़ का। लॉस कितना आ रहा है 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये का लॉस आ रहा है जब 20% गेन और 20% लॉस था। तो अगर 18% गेन और 18% लॉस रहेगा तो लॉस 2.5 रुपये से कुछ कम आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किए, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन करके पूरा बना के दिखाएं एग्ज़ाम में कि आता है बनाना तो पॉइंट तक एकदम सही करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ मेथड तो चेक होता नहीं है, आपको आंसर लाना है किसी भी हालत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाय 25। मतलब कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना चाहिए। संख्या को 25% बढ़ाना है भाई, कोई नंबर है, इसको 25% बढ़ाने का मतलब है 125% कर दो, 125 बटा 100 कर दो, मतलब 25 को 5 बार में 125 और 4 बार में। तो ये संख्या किससे गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, 5/4 से। तो इसका आंसर बी होगा 5/4, ठीक है। ये बहुत आसान था, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, इन ए ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। फिर AB AC एंड BC का मेजरमेंट दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC, ठीक है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में D जो है वो रेखा AB पर इस प्रकार है कि AD लाइन AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। AB 11.7, AC 7.8 तथा BC 13 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ DC का लेंथ निकालिए, ठीक है। तो इस पिक्चर को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो A B और C है, ठीक है। इसमें AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब इधर दोनों हिस्सा एंगल बराबर है, यहाँ पे D है। इसमें AB दिया है कितना 11.7, AC कितना है 7.8, ठीक है। BC कितना है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें DC का लेंथ ये पूछ रहा है क्या है, ये DC जो है ये क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कोण समद्विभाजक प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये जो कोण समद्विभाजक रेखा AD होती है वो सामने वाली भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटती है। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि BD बाई DC बराबर
AB बाई AC। ठीक है, इस थ्योरम को याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, BD बाई DC, BD बाई DC बराबर AB बाई AC। ठीक है, अब देखो निकालना है DC का लेंथ। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, सिंपल। अब DC को इसके साथ गुना करके जोड़ेंगे तो ऊपर क्या नज़र आएगा, DC प्लस BD बाई DC, और इधर से क्या आएगा, AB प्लस AC बाई AC। मतलब कि क्या, DC प्लस BD कितना, DC प्लस BD क्या बन जाएगा, BC। BC का मतलब है 13, DC का वैल्यू हम लोग को निकालना है जो कि x रखा हुआ है। AB प्लस AC, अब AB 11.7 पता है, AC 7.8 पता है, दोनों को रख के जोड़ोगे तो 8 7 15 और 11 7 18 1 19, 19.5 बाई AC का लेंथ 7.8। दोनों पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। 13 के टेबल से ये कट भी रहा है 195, 13 एकम 13 और 6 19, 13 5 65 15। ठीक है, अब ये और भी कटेगा, यहाँ 5 हो गया, 3 से काटने पर 15, 5 3 से ये 26 3 78 होता है। तो x बराबर कितना है भाई, 26/5 या 52/10, मतलब 5.2। तो 5.2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट वाला था। इसमें आपको ये पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, उसी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स 90 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दो बराबर भुजाएं और उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो जिसके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो भाई बीच का कोण 90 डिग्री रखते हुए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। इसके बराबर भुजा 15 15 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंड अच्छा इसी का क्षेत्रफल निकालना है। भाई यहाँ पे क्या मुश्किल है, क्या कुछ सोचने का ज़रूरत है। जब ये समकोण त्रिभुज ही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता होता है 1/2, आधार भी 15 और ऊंचाई भी 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और बटा में 2। सिंपल है ये, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। अगर शुरू में एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे भी रहा है तो उसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है, एकदम बेधड़क स्किप कीजिए, क्योंकि उसमें समय अगर आप लगाते हैं तो पीछे इंग्लिश के 8-10 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो स्किप कीजिए, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का वेटेज बराबर है, इसलिए जो कैलकुलेटिव नज़र आता है उसको पहली बार में स्किप कीजिए और बाद में जब समय बचे तो दोबारा फिर उस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव होता है तो पीछे कई सारे ऐसे क्वेश्चन आसान भी होते हैं जो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पे पहले आना है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स से जुड़े सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।